नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि करनाल में बीती 10 जुलाई को करनाल के उपायुक्त द्वारा सोशल मीडिया को पूरे तरह से बैन कर दिया गया था। हालांकि करनाल पहला जिला नहीं था जहां पर सोशल मीडिया की कवरेज को बैन किया गया, बल्कि करनाल के बाद भी कुछ ऐसे जिले और हुए जहां पर सोशल मीडिया को उसी आधार पर बैन किया गया जिस आधार पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैन कर दिया था। इसी को लेकर करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जिनका अच्छा जाना माना नाम है, वीरेंद्र सिंह राठौर, वो इस मामले को लेकर पत्रकारों की ओर से हाई कोर्ट गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद आज से 2 दिन पहले उस बैन को खोल दिया गया। हालांकि अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैन केवल उस समाचार एक्सप्रेस के लिए खोला गया जिनकी तरफ से ये पिटीशन फाइल की गई थी। लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर इस मामले में क्या कहते हैं, करनाल के डीसी इस बारे में क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी बात को चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर जी। उनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि जो आम जनता की आवाज़ है, पत्रकारों की आवाज़ है, जो सोशल मीडिया कभी आम आदमी का हथियार माना जाता था, सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की कोशिश की और आप ही की कोशिशों से, आपके साथ 2 अधिवक्ता हालांकि और भी थे, उनकी कोशिशों से अब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उस ऑर्डर को जो डीसी करनाल के थे। लेकिन अब भ्रांति फैल रही है कि जो राठौर साहब हैं उन्होंने सिर्फ एक मीडिया हाउस के लिए ही ये लड़ाई लड़ी, बाकी लोगों को ये परमिशन नहीं है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे भी संज्ञान में मामला कल आया था और मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सही है कि पटिशनर समाचार एक्सप्रेस पटिशनर था और कोई ना कोई पटिशनर होगा जब भी कोई केस फाइल हाई कोर्ट में होगा। द ऑर्डर ऑफ द डीसी वाज अ कॉमन ऑर्डर अफेक्टिंग एवरीबडी। अब एक व्यक्ति उनमें से हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने के लिए गए और हाई कोर्ट ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया टू द एक्सटेंट बाय सेइंग कि ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इज मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट कि ही विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द पटिशनर इन यूजिंग हिज न्यूज़ चैनल फॉर जर्नल एंड अदर न्यूज़। कोविड से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो सरकारी वेबसाइट से वेरीफाई करने के बाद पर इससे बड़ा स्पष्ट है कि डीसी साहब को अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे डीसी साहब एक न्यूज़ चैनल के लिए मॉडिफाई करेंगे और दूसरे के लिए मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। पर ये जानबूझ करके मुझे लगता है इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। ऑब्जेक्टिव हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर है और मुझे लगता है कि सरकार को इन टेक्निकलिटीज़ में ना जा करके हाई कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश को मानना चाहिए और अगर कानूनी विवाद और कानूनी प्रतिस्पर्धा प्रशासन चलाना चाहता है तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। अगर प्रशासन ये चाहता है कि इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन हो, ये कंटेम्प्ट बनती है कि नहीं बनती है, इस विवाद के अंदर हमें जाना है, तो वो एक अलग प्रश्न है। परंतु मुझे लगता है कि जानबूझ करके टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर प्रशासन अब कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस को दबाने का प्रयास कर रहा है। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि सभी मीडिया हाउसेस स्वतंत्र हैं उन्हें, और इस ऑर्डर के आने से पहले भी मैंने कहा था आपने वीडियो भी जारी हाँ किया था। मैंने वीडियो जारी इस ऑर्डर के आने से पहले भी कहा था कि ये ऑर्डर इट्सेल्फ इलीगल है। और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा कि एक कहावत है, समझदार को इशारा काफ़ी। समझदार को इशारा काफ़ी, ये बड़ी बात है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया एक आम आदमी का हथियार है। सोशल मीडिया से ही आम आदमी अपनी लड़ाई को कई बार जीतने में सफल हुआ है। इसी को लेकर जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं वो हाई कोर्ट भी गए और अब उनसे दूसरा सवाल लेंगे। राठौर साहब, दूसरा सवाल सर ये है कि आप एडवोकेट भी हैं, साथ में कांग्रेस के जाने माने नेता भी, आपने चुनाव भी लड़ा है। कुछ लोग इसको राजनीति से प्रेरित कर देख रहे हैं। दूसरी पार्टियां ये बात कह रही हैं कि ये तो अगर ऑपोजिशन में ना होते तो क्या ये कोर्ट चले जाते। इसको किस तरह से देखते हैं? यानी आप एज ए एडवोकेट वहाँ पर खड़े थे, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस के लीडर हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए ये हाई कोर्ट चले गए, अगर ये सत्ता में होते तो शायद ना जाते। देखिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। और ये ठीक है कि मैं कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, पर मैं इस करनाल का नागरिक भी हूँ, इस करनाल का बेटा भी हूँ, और दूसरा एक लॉयर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी बाउंडेड ड्यूटी है कि जब मेरे शहर के अंदर आर्टिकल 19 की वॉयलेशन होगी, जिससे मेरे शहर के नागरिकों की राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा, तो एज अ लॉयर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाऊँ और लड़ूँ।
तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई राजनीतिकरण है। हाँ, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ, तो लोग प्रज्यूम कर लेते हैं कि भाई ऑपोजिशन इस बात को उठाने का काम कर रही है। हमने तो अपनी सरकार के अंदर भी, हमारी सरकार के, मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार में लिबर्टी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अपनी सरकार के खिलाफ हमने हाईवे जाम किया था। हमने अम्बाला के अंदर लैंड एक्विजिशन हुई थी और हमने उस लैंड एक्विजिशन के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और जीता था। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बड़े विजन के साथ आदमी को सोचना चाहिए, और जो सही है सही को सही और गलत को गलत कहने में मैं समझता हूँ कोई राजनीति की बात नहीं है। सर, कुछ लोग यानी इस तरह के, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक किस्म से हमने भी इस बात का समर्थन किया था, क्योंकि लड़ाई पत्रकारों की थी, हम भी उनमें शामिल थे जिन पर रोक लगाई गई थी। हालांकि हमने कुछ वीडियो भी जारी किए, प्रशासन का नोटिस भी आया, आपने उस समय भी ये अवैध बताया था उन नोटिसों को। हम ये जानना चाहते हैं सर कि आप क्या समझते हैं, करनाल का एक हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला चल रहा था उधर से, क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर जो खबरें आती हैं उनके इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, क्या कारण ये हो सकता है? क्या राजनीतिक कारण है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न रहा कि सरकार ने, क्या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये भी सवाल उठते रहे कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी करनाल में अगर ज़्यादा विरोध ना हुआ या हाईकोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल पाया तो इसको धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर दें, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं उस हाई प्रोफाइल मामले में भी कुछ बात करना ज़रूर चाहूँगा। आपने सवाल किया है जी। मुझे बड़ी एज लीगल एंटिटी मेरे को बड़ी हैरानी है कि जिस प्रकार से इस मैटर को डील किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक हमारे में मैक्सिम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सीधी सी इसके अंदर मामला है कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड है और 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। जी। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है इस बात पे कि वंस 164 इज रिकॉर्डेड, तो वाई थिंग्स आर बिंग डिलेड। दूसरी बात, जो एक्यूज्ड इसके अंदर एक एक्यूज्ड है, ही इज़ अ क्लास 1 गेस्टेड अफसर पोस्टेड इन करनाल। तो आप कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे गेस्टेड अफसर है, इस पोजीशन में है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स को इन्फ्लुएंस करे, तो आज तक सरकार ने उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की? तो डू यू थिंक कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके अंदर? और मेरे को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि एक डिफेंस बनाया जा रहा है, वो बड़ी चर्चा में है डिफेंस, और स्कूल की तरफ से। मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स को एक सलाह, मशवरा और एक राय ज़रूर दूंगा, करनाल का नागरिक होने के नाते और एक वकील होने के नाते, कि प्लीज़ डोंट बर्न योर फिंगर्स विथ सच फ्लिम्जी डिफेंसेस। ये डिफेंस अगर कोर्ट में खड़े हो गए तो इनके चीथड़े उड़ जाएंगे इन डिफेंसेस के। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रेप करने के लिए उस डिफेंस का होना ज़रूरी नहीं है जो ये बना रहे हैं। हाँ, इंटेंशन एंड एक्शन इज टू बी सीन। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है जी। और अगर ये केस लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं गया और कहीं कंप्लेंट केस के रूप के अंदर केस में चला, कोर्ट में चला, तो बहुत ज़्यादा फजीहत सरकार को झेलनी पड़ेगी। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन को तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए और मुलजिमों को इसके अंदर गिरफ्तार करना जाना चाहिए। प्राइमा फजाई सफिशिएंट एविडेंस है सरकार के पास, पर सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढीलमुल रवैया इसके अंदर अपनाए हुए है। तो मैं तो कंप्लेनेंट को, हालांकि मैं कंप्लेनेंट को नहीं जानता, पर मैं आपके माध्यम से कंप्लेनेंट को कहना चाहता हूँ, अगर उनको न्याय चाहिए जी, तो उनको तुरंत प्रभाव से इस इन्वेस्टिगेशन को चेंज कराने के लिए हाईकोर्ट मूव कर जाना चाहिए। हो सकता है निश्चित 100%। इट इज़ अ फिट केस वेयर सच अ डिलेड इन्वेस्टिगेशन दे वांट टू कैंसल अ गैंग रेप केस ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। आपको कंप्लेनेंट को हाई कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चेंज कराने के लिए 482 के अंदर पिटीशन मूव कर करके तुरंत प्रभाव से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चेंज करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस केस में जस्टिस मिलना मुश्किल होगा। और अगला सर मेरा सवाल था कि पायलट प्रोजेक्ट ये करनाल का जो सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश की, हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है? हाँ, पूरे इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि ये नीति लागू करने के प्रयास में भाजपा सरकार है। और कांग्रेस की जनता, क्योंकि करनाल की जनता क्योंकि हमेशा साइलेंट मोड पे रहती है, तो बेस्ट प्लेस टू डू अ पायलट प्रोजेक्ट इज करनाल।
और आखिरी सर सवाल है मेरा, क्योंकि अब 14 अगस्त डेट लग गई है, 14 अगस्त तक के लिए स्टे हो गया है, डी साहब का और जो ऑर्डर है वो 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, क्या नया ऑर्डर कोई ऐसा जारी हो सकता है? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे वाकई सोशल मीडिया को मैनेज किया जा सकता है? इसमें भी कुछ आपने टेक्निकलिटीज़ अपने फेसबुक पेज पर जब लाइव आपने किया था तो बताई थी। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि जो और जिलों में और राज्यों में भी अगर ऐसा हो तो कम से कम आपकी कही हुई बात उनके काम आ सके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ है, और उस रूल ऑफ लॉ की बजाय ये लोग अपनी नीतियों को ज़बरदस्ती कानून संगत जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी करने का प्रयास इस पूरे एपिसोड के अंदर हो रहा है। सिंपल सी बात है, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब, दे आर नॉट एट ऑल गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर गवर्नड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, यूनियन ऑफ इंडिया, जो अप्रूव करती है। और इनका सर कोई एमओयू भी साइन होता है इनका? नेचुरली गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही फेसबुक हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट हो सकती है। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया कर सकती है विद फेसबुक, और फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने यूजर्स के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करेगी। हु इज द स्टेट गवर्नमेंट? दे आर नोबडी। ये कल कह रहे हैं कि हम फेसबुक को गवर्न करने की पॉलिसी लेकर के आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी निकालें, वो पॉलिसी जो फेसबुक को गवर्न कर सकती हो। स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है। कहानी खत्म है। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने उन पत्रकारों की लड़ाई लड़ी जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपकी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, सरकार को उनकी कमियां दिखाते रहते हैं, वो चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं एक दायरे से बाहर चली जाती हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो रोक लगाने का प्रयास था उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर ये बात ज़रूर कह दी कि ये किसी एक मीडिया हाउस के लिए आदेश नहीं है, ये सभी के लिए, सभी अपनी जर्नलिज्म फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टे है। अब 14 अगस्त की जो डेट होगी उस समय देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना रुख अपनाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से क्या वहां पर जवाब दायर करती है, और क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार को भी उसमें पक्ष बनाया गया, उनकी तरफ से भी ज़रूर जवाब आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से भारत सरकार अपने पक्ष को रखती है। क्या सचमुच फेसबुक को स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकता है, या इसके लिए कोई पॉलिसी बनाकर कल को कुछ इस तरह से गवर्न किया गया, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाए, जिसके लिए हम सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह की गाइडलाइन ज़रूर हों कि कम से कम इस जो प्लेटफॉर्म है उसका नाजायज़ फ़ायदा कम से कम कोई ना उठा सके। तो आपने देखा कि दो मामलों के ऊपर वीरेंद्र सिंह राठौर ने अपनी राय रखी। पहला कि फेसबुक को किस तरह से गवर्न करने की कोशिश की गई, किस तरह से एक किस्म से उस पर रोक लगाने की कोशिश की, और दूसरा जो हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला है उसमें भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही, और यहाँ तक कह दिया कि एक किस्म से आरोपियों को बचाने का जो प्रयास हो रहा है इसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज जरूर किया जा सकता है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।